वेलकम वीरचंद्र सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन एक अभी जो है हम लोग शुक्राणु से संबंधित और कॉपर ग्रंथि से संबंधित अभी कुछ हम लोग बताएंगे जो पुरुष जनन अंग है ना। यदि आप यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर दें। क्वेश्चन है शुक्राणु, ये पुरुष जनन शुक्राशय ये पुरुष जनन अंग है, यानी पुरुषों को जो विशेष तौर जो अंग होते हैं वो है। यहां पर बताया जा रहा है यह एक जो है लंबी मांसल थैली के आकार का होता है। शुक्राशय जो है एक लंबी थैली की बना होती है। इसमें कहता है इसकी संरचना जो है शुक्राणुओं को सक्रिय करने के बाद होता है। तो शुक्राणु जो होता है वृषण से पहले वाली भाग होती है ना। अब वृषण से पहले वाली भाग जो होता है और ये जो है शुक्राणु की सक्रियता, इसमें सिकुड़ने की क्षमता पाया जाता है ना। इसमें सिकुड़ाहट और फैलावट दोनों पाया जाता है। किसमें? शुक्राशय में। यदि मान लीजिए कि जब पुरुषों की या कुछ उत्तेजनी सी भाषाएं होती है, जब क्रियाएं होती है, तो उस समय फैलाव की प्रकृति होती है। लेकिन जब इसकी शरीर की तापमान और संतुष्टियता शांत होती है तब इसमें क्या होता है? शुक्रापन की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये सक्रिय करने वाली होती है, पदार्थों को स्रावित करती है और इसके द्वारा जो पदार्थ जो इस शरीर से बाहर निकलता है, जैसे मूत्र के रूप में निकलता है या फिर गुणसूत्र के रूप में निकलता है ना। तो ये जो है से पदार्थों को स्रावित करते रहता है, तैयार करके, और फिर वह पुनः अपनी रास्ताओं से बाहर करती है। ये पदार्थ जो है साइट्रेट या फिर फ्रक्टोस या इनोफाइट्स इत्यादि के रूप में ये बाहर होते हैं, है ना। जिसको या तो जैसे मूत्र के रूप में आया तो मूत्र में बहुत सारा चीज मिला होता है, जैसे यूरिया हुआ, क्या है, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये सब उसमें मिक्सिंग होती है। नमक की मात्रा यानी सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl भी मौजूद होता है। तो कॉपर ग्रंथि चलते हैं। कॉपर ग्रंथि का ही दूसरा नाम है बुलवाउरेथ्राई ग्रंथि। ठीक है, तो इसमें यह एक जोड़ी होता है। क्या होती है? एक जोड़ी प्रकोष्ठिता ग्रंथि के साथ नीचे स्थित होती है। तो प्रकोष्ठिता जो ग्रंथि होता है मानव के, जहां पर मान के चलिए कि जो लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि पेरू जो होते हैं, तो पेरू के जस्ट नीचे ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये ग्रंथियां प्रोटेस्ट जो ग्रंथि है ये नीचे स्थित की होती है, ग्रंथि के नीचे स्थित होती है। इसमें जो है मूत्र मार्ग, हमने इससे पहले बता चुके हैं कि मूत्र मार्ग जो है ये वृक्क से संबंधित होती है। तो वृक्क का दूसरा नाम किडनी होता है ना। तो ये जो है मानव की जो है उत्सर्जन में विशेष अंग माना जाता है, विशेष तत्व के साथ माना जाता है। अब इसमें जो है से मूत्र मार्ग ये 3 भागों में बदलती है, मूत्र मार्ग, मूत्राशय और मूत्रवाहिनी। तो ये मूत्र मार्ग जो हो गया, मार्ग का मतलब रास्ता, जिस रास्ता से मूत्र बाहर निकलती है, शरीर से उत्सर्जित होती है, उसे क्या कहा जाएगा? मूत्र मार्ग। अब मूत्र मार्ग में जाकर के ये क्या होती है कि ये जो प्रोस्टेटा जो ग्रंथि है ये कहाँ जाके खुलती है? मूत्र मार्ग में जाकर के खुलती है ना। अब मूत्र मार्ग में जाकर के खुलती है क्योंकि वो जो शरीर से जो पानी की तैयारी हुआ, जो कार्बोहाइड्रेट की तैयारी हुआ, NaCl की जो तैयारी हुआ, वो प्रोटेस्ट ग्रंथि के साथ क्रिया करके और वो कहाँ जाकर के? मूत्र मार्ग में जाकर के उस नली में जाकर के पुनः खुल जाती है। अब इसके खुलने के बाद क्या होता है? इसका स्रावी क्षारीय होता है, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है क्या होता है? क्षारीय होता है। 3 रूप में बदलता है, क्षारीय, उदासीन और अम्लीय। तो लेकिन यहाँ जो प्रभावित कर रहा है, जो मूत्र मार्ग में जो खुलता है, वो किस रूप में? क्षारीय के रूप में। तो क्षारीय में क्या हो जाता है कि उसका pH मान बहुत अधिक होता है ना। तो pH मान की अधिकता हो जाता है। मूत्र को जो है मूत्र के अम्ल में शुक्राणुओं की रक्षा करता है। लेकिन जब यह इसमें क्या करता है कि जाने के बाद क्षारीय द्रव जो होता है ये मूत्र मार्ग की जो अम्ल बनता है, मूत्र मार्ग में जो अम्ल की जो तैयार होता है, उस अम्ल को ये क्या करती है? क्षारीय पदार्थ रक्षा करती है, उसको समाप्त होने नहीं देती है, पुनः उसको तैयार करते रहती है। तैयार करते रहने के बाद जो है ये रक्षा करते करते ये शीशन जो है, तो शीशन आप समझ लीजिए शीशन क्या हुआ। तो वृषण आप लोग समझते हैं ये पुरुष का प्रमुख अंग है और ये गुप्त अंग भी इसको कह सकते हैं, है ना। तो पुरुष का जो गुप्त अंग है वृषण, तो वृषण का जो अगला भाग होती है, वृषण समझते हैं ना,
तो वृषण का जो अगला भाग होता है, जिस मुंह से वृषण की सहायता से मूत्र जो शरीर से बाहर होता है, तो उसके अगले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? शीशन। क्या कहा जाता है? शीशन कहा जाता है। तो अब यहाँ जो शीशन की जो त्वचा होते हैं, त्वचा मतलब जो ऊपरी वाली जिसकी मांस है ना, इसको त्वचा बोला जाता है। तो शीशन का जो त्वचा हुआ, मांस जो हुआ, ऊपरी परत जो होती है, वह त्वचा का जोर भाग से शीशन के अगले भाग में क्या करता है? जोड़ा रहता है। यानी शरीर की भाग की त्वचा जो है और वो वृषण की त्वचा भाग में क्या करता है? मिला रहता है। और मिलने के बाद जुड़ा होता है। जुड़ने के बाद जो है इसका अगला भाग जो है मुंड कहलाता है। अगला भाग शीशन का जो सबसे अगला भाग जो होता है, जिससे मूत्र बाहर शरीर से निकलता है, जिसका अंतिम बिंदु से बाहर निकल करके हो जाती है, उस बिंदु को क्या बोला जाता है? मुंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुंड। तो ये मुंड हो जाती है, ठीक है। तो मुंड को ढका रहती है। वृषण को जो ये त्वचा क्या करता है कि वृषण को जो अगला शीशन का जो मुंड होता है, वो अपनी कवरों से क्या करती है? ढका रखता है। ढके रखने के बाद जो है तो ये क्या कहलाने लगता है? शीशन मुंड कहलाने लगता है। शीशन मुंड के बाद एक छिद्र होता है, जिस छिद्र की सहायता से अम्लीय या गुणसूत्र या मूत्र जो है शरीर से बाहर निकलता है, जिस छिद्र है ना, उस छिद्र को यहाँ पर चर्चा किया जाता है, वो छिद्र कहा जाता है। शीशन का उपयोग जो है मादा के शरीर में किया जाता है। शीशन का उपयोग यदि विशेष तौर पर होता है तो वो जो है पुरुष जनन अंग जो ये शीशन है, वो मादा के क्या होता है? अंडवाहिनी की ओर ले जाता है। जब हम लोग निषेचन पढ़े हैं तो निषेचन में क्या कहा गया है कि नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग को संकलन को क्या बोला जाता है? निषेचन। तो यहाँ वृषण का शीशन भाग जो है, ये शीशन भाग कहाँ पहुंचता है? अंडवाहिनी की ओर। और अंडवाहिनी की ओर जब ये पहुंचने के बाद क्या करता है? आधार के आधार पर शुक्राणुओं को जमा कर देती है ना, क्योंकि अंडों के शरीर के अंदर जो है निषेचन बनती है। तो निषेचन अभी हम बताएं कि वो शरीर अंडे के अंदर, यानी वृषण प्रवेश क्या करता है? अंडाणु में। और अंडाणु के बीच वहां क्रिया होने के बाद, जो वो क्रिया करने के बाद वो क्या करते हैं? निषेचन करती है। तो निषेचन में भी हम क्या बोले कि नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग की संकलन को निषेचन कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जो मान के चले कि जो अंडों के शरीर से जो अंदर आकर के है ना, निषेचन तक शुक्राणुओं को शुक्र जनन नलिका जो होती है वो विकसित होता है। तो वो नलिका जो होता है, शुक्राणु का जो नलिका होती है, वो अंड पर जनन भिरा जाकर के अंड के ओर जाकर के वो क्या होती है? बिल्कुल रूप से खुल जाती है। और खुलने के बाद ये अनुगुलित किया जाता है, जो इसे नरयुग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरयुग्मक। आप इस फिगर को देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल पुरुष का जो है शीशन अंग है। तो ये शीशन अंग जो हुआ, तो ये दोनों जो मुख्य बिंदु है, ये दोनों क्या करता है? यही दोनों इन्विटर जो है, ये क्या है? इन्विटर है। ये दोनों क्या करता है कि अंडाणु तक यही दोनों पहुंच पाता है ना। और ये दोनों बीच के पास पहुंचने के बाद ये जो हो गया, ये नली हो गया, ठीक है। तो ये वृषण जो हुआ, जैसे पुरुष का भाग हुआ, तो ये जो हुआ निचले भाग हुआ। शीशन का ऊपरी भाग नहीं, ये निचले भाग है। और निचले भाग से ये बिंदु बनती है। और ये बिंदु बनने के बाद ये जो हमने बताया कि जो मान लीजिए कि पुरुष का जो अंग हुआ, तो पुरुष के अंग में जो बताया कि जो अगला मुंड, हम लोग मुंड बोले है ना, तो मुंड ये हो गया। ये क्या हो गया? मुंड हो गया। और इसको पूरे को क्या करता है कि त्वचा से ढके रहता है। तो त्वचा से ढके रहता है तो शीशन मुंड हो गया। अब लेकिन क्या होता है कि ये खुलती है। ये क्या होती है? खुलती है। और इस जो हम बताए ये है नली, जो छिद्र जो भी चर्चा हुआ है छिद्र, तो ये हो गया छिद्र। और इसी के सहायता से मूत्र जो होता है शरीर से बाहर निकलता है, या फिर निषेचन के समय गुणसूत्र जो है वो निकलती है।